शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। इस समय जहां एक ओर कोरोना की संक्रामक महामारी का असर थोड़ा कम होता दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी ओर यह उम्मीद भी बनती दिखाई दे रही है कि बहुत जल्द कोरोना के खिलाफ कोई कारगर वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। इसी बीच ये जानकारी मिली है कि कोरोना की संक्रामक महामारी में सबसे आगे रहते हुए लड़ने वाले स्वास्थ्य महकमे के कर्मचारियों को सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन प्राप्त होगी। ऐसे में इन फ्रंटलाइन वर्कर्स का डाटा प्रशासन द्वारा तैयार किया जा रहा है ताकि वैक्सीन उपलब्ध होते ही यह सबसे पहले उन्हें मुहैया कराई जाए। जिला स्वास्थ्य महकमे द्वारा जिले के सरकारी व निजी ऐसे कुल 18,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स की जानकारी आगामी 31 अक्टूबर से पहले राज्य सरकार के पास भेजी जाएगी। साथ ही जिले में कोरोना वैक्सीन की खेप को संरक्षित व संग्रहित करने हेतु कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाएगी। गत रोज ही राज्य के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर प्रदीप व्यास ने इस संदर्भ में राज्य के सभी जिलाधीशों व संभागीय आयुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन बैठक की, जिसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स का डेटा तैयार कर सरकार को भेजने के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। स्थानीय श्री शिवाजी शिक्षा संस्था द्वारा संचालित डॉक्टर पंजाबराव देशमुख स्मृति मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता डॉक्टर पद्माकर सोमवंशी आगामी 31 अक्टूबर को अपने पद से सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। ऐसे में संस्था द्वारा उनके उत्तराधिकारी की खोजबीन शुरू कर दी गई है, जिसके तहत गत रोज चयन समिति द्वारा इस पद के लिए पीडीएमसी के पैथोलॉजी विभाग प्रमुख डॉक्टर अनिल देशमुख के नाम पर अंतिम मुहर लगाए जाने की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है। इस संदर्भ में आज या कल में अधिकृत तौर पर घोषणा की जा सकती है। जिले की 29 ग्राम पंचायतों की प्रभाग रचना और आरक्षण सूची को विगत दिनों अंतिम मान्यता प्रदान की गई, जिसके संदर्भ में सोमवार को जिलाधीश के समक्ष प्रस्ताव पेश किया गया था और अंतिम मान्यता के बाद अब 2 नवंबर को प्रभाग रचना व आरक्षण से संबंधित सूची तहसील कार्यालयों में आम नागरिकों के अवलोकन हेतु प्रकाशित की जाएगी। जुलाई से दिसंबर के दौरान कार्यकाल खत्म होने वाली 29 ग्राम पंचायतों के चुनाव हेतु प्रभाग रचना व आरक्षण निश्चिति का काम विगत 8 माह से शुरू था, लेकिन कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए विगत 25 मार्च से इस प्रक्रिया को रोक दिया गया। इस समय तक यह प्रक्रिया जहां पहुंची थी उसे उसी स्तर पर अगले आदेश तक स्थगित रखने के निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए थे। वहीं अब विगत कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का खतरा कम होने के चलते ग्राम पंचायत चुनाव की स्थगित की गई प्रक्रिया को राज्य निर्वाचन आयोग ने दोबारा शुरू किया है। मनपा के नेता प्रतिपक्ष बबलू शेखावत तथा पूर्व महापौर पार्षद विलास इंगोले सहित कांग्रेस पार्टी के सभी पार्षदों ने जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर से इस्तीफा मांगने वाले भाजपा पदाधिकारियों का निषेध करते हुए कहा कि भाजपा द्वारा जिले की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के इस्तीफे हेतु जो आंदोलन किया जा रहा है वह एक तरह से सभी महिलाओं का अपमान करने के प्रयास की तरह है। हाल ही में भाजपा शासित उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक बड़ी घटना हुई, जिस पर भाजपा नेताओं के मुँह से एक शब्द नहीं निकला। वहीं दूसरी ओर यशोमती ठाकुर जैसी पालक मंत्री जिले के विकास हेतु शानदार व प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं, तो भाजपा द्वारा उनका इस्तीफा मांगने की नौटंकी की जा रही है। कांग्रेस पार्षदों के मुताबिक विगत 3.5 वर्षों के दौरान मनपा के माध्यम से शहर में कोई विकासात्मक कार्य नहीं हुआ। साथ ही मनपा में 2.5 करोड़ रुपयों का शौचालय घोटाला उजागर हुआ है। इन बातों के खिलाफ आंदोलन करने की बजाय भाजपा के लोग अच्छा काम कर रही एक महिला जनप्रतिनिधि को जानबूझकर तकलीफ देने हेतु आंदोलन कर रहे हैं। कल शुक्रवार 30 अक्टूबर को शहर से जिले में मुस्लिम समाज बंधुओं द्वारा ईद ए मिलादुन्नबी का पर्व मनाया जाएगा। प्रतिवर्ष ईद ए मिलाद पर बड़ी धूमधाम के साथ जुलूस ए मोहम्मदिया का आयोजन किया जाता है, जिसमें मुस्लिम समाज बंधु बड़ी भारी संख्या में हिस्सा लेते हैं। लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण के खतरे और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों को देखते हुए ईद ए मिलाद पर कोई जुलूस नहीं निकालने का निर्णय सिरातुन्नबी कमेटी द्वारा लिया गया है। ऐसे में यह पर्व बेहद सादे व सामान्य ढंग से मनाया जाएगा। हालांकि इस दौरान कानून व व्यवस्था के साथ ही शांति की स्थिति बहाल रखने हेतु पुलिस महकमे द्वारा शहर में जगह जगह कड़ा पुलिस बंदोबस्त लगाया गया है, जिसके तहत 20 पुलिस अधिकारियों सहित 100 पुलिस कर्मचारी ऑन रोड ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। विगत लंबे समय से राजापेट रेलवे ओवरब्रिज व रेलवे क्रॉसिंग अंडरपास अमरावती में चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसमें से विगत अप्रैल माह से रेलवे ओवरब्रिज को लोगों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया। वहीं अंडरपास का काम अभी काफ़ी हद तक बचा हुआ है। संभावना जताई जा रही है कि ओवरहेड काम के पूरी तरह खत्म हो जाने के बाद अब दिवाली पश्चात अंडरपास का काम गति पकड़ेगा और संभवतः आगामी 15 से 20 जनवरी तक यह अंडरपास लोगों की आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। इस अंडरपास का काम कर रहे जूजर कंस्ट्रक्शन के संचालक जूजर सैफी ने बताया कि यह अंडरपास 3 हिस्सों में बनाया जा रहा है, जिसके तहत 2 साइड राजापेट से दस्तूरनगर व कंवरनगर की ओर आने जाने हेतु बनाई जा रही है। वहीं तीसरी साइड शंकर नगर की ओर जाने के लिए बनाई जा रही है। इसमें से शंकर नगर की ओर जाने वाली साइड पर फिलहाल कोई काम नहीं चल रहा,
क्योंकि उस ओर भूमि अधिग्रहण के मसले की समस्या है। वहीं दस्तूर नगर की ओर जाने वाली 2 साइड में से एक साइड का काम लगभग पूरा हो चुका है और दूसरी साइड का काम बारिश की वजह से रुका हुआ था, जिसे दिवाली के बाद युद्ध स्तर पर शुरू करते हुए अगले 1.5-2 माह में खत्म कर लिया जाएगा। पूरी उम्मीद है कि इस अंडरपास के इन 2 साइड को जनवरी माह तक आम लोगों की आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। वहीं शंकर नगर की ओर जाने वाले अंडरपास के लिए भूमि अधिग्रहण का मामला जब तक हल नहीं होता तब तक उस ओर किए गए खुदाई के काम को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया जाएगा, ताकि वहां पर किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो। सर्वोच्च न्यायालय ने मराठा आरक्षण की सुनवाई 5 न्यायाधीशों का समावेश रहने वाली संविधान पीठ के जरिए करवाने का निर्णय लिया है। इस सुनवाई की वर्गवारी सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री में बदलकर 3 न्यायाधीशों की बजाय 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ कर दिया गया है। ऐसे में मराठा आरक्षण की सुनवाई 5 न्यायाधीशों का समावेश रहने वाली बड़ी खंडपीठ द्वारा किया जाएगा। हालांकि इस समय संविधान पीठ गठित करने को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, जिसके संदर्भ में मुख्य न्यायाधीश शरद बोबड़े द्वारा निर्णय लिया जाएगा। अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय के पुलिस उपायुक्त यशवंत सोलंकी का वर्धा के अपर पुलिस अधीक्षक पद पर तबादला कर दिया गया है। उनके स्थान पर नागपुर शहर यातायात पुलिस उपायुक्त विक्रम साली को अमरावती शहर पुलिस उपायुक्त पद पर भेजा जा रहा है। इसके अलावा ग्रामीण पुलिस अंतर्गत मोर्शी के उप विभागीय पुलिस अधिकारी सचिन हीरो को नंदुरबार के उप विभागीय पुलिस अधिकारी पद पर स्थानांतरित किया गया है। गत रोज राज्य के गृह विभाग द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस उपायुक्त, पुलिस उपाधीक्षक व उप विभागीय पुलिस अधिकारी स्तर के 71 पुलिस अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए गए हैं, जिसके तहत अमरावती के शहर पुलिस उपायुक्त यशवंत सोलंकी को वर्धा भेजा गया है और उनके स्थान पर नागपुर के शहर पुलिस उपायुक्त विक्रम साली को अमरावती भेजा जा रहा है। गत रोज वंचित बहुजन आघाड़ी की युवा इकाई के प्रदेशाध्यक्ष पद पर नियुक्त किए गए चांदू रेलवे निवासी सामाजिक कार्यकर्ता नीलेश विश्वकर्मा ने अपनी नियुक्ति पश्चात दैनिक अमरावती मंडल व मंडल न्यूज बुलेटिन के साथ विशेष तौर पर बातचीत की, जिसमें नीलेश विश्वकर्मा ने कहा कि इस समय भारतीय समाज व्यवस्था में जाति व धर्म के नाम पर आपसी तनाव व दूरी वाली स्थिति है, जो देश के लिए काफ़ी घातक है। इसमें भी समाज का एक बड़ा तबका तमाम तरह की सुविधाओं व सहूलियतों से वंचित रहते हुए हाशिए पर पड़ा है, जिन्हें विकास की मुख्य धारा में लाते हुए समाज व्यवस्था को संतुलित करना बेहद जरूरी है। इसी विचार को लेकर प्रकाश आंबेडकर ने वंचित बहुजन आघाड़ी का गठन किया था। पार्टी की युवा शाखा का प्रदेशाध्यक्ष होने के नाते वे इसी विचार को लेकर आगे बढ़ेंगे और विभिन्न समाजों के युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ते हुए हर वर्ग की आवाज बनेंगे। साथ ही वे केवल राजनीति ही नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था को भी सुधारने का काम करेंगे। इसके अलावा नीलेश विश्वकर्मा का कहना रहा कि पार्टी प्रमुख प्रकाश आंबेडकर ने चांदू रेलवे जैसे छोटे से तहसील क्षेत्र से वास्ता रखने वाले उन जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं को युवा शाखा के प्रदेशाध्यक्ष जैसे बहुत बड़े पद की जिम्मेदारी देते हुए अमरावती जिले के युवाओं का सम्मान किया है। स्थानीय विधायक सुलभा खोड़ के द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री को भेजे गए एक पत्र में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण काल के साथ ही अनलॉक काल के दौरान भी मंगल कार्यालय व लॉन पूरी तरह से बंद रखे गए हैं। साथ ही इस दौरान सभी विवाह समारोह बेहद सादे व सामान्य ढंग से घरेलू स्तर पर ही संपन्न कराए जा रहे हैं। ऐसे में विगत 7 माह से मंगल कार्यालय व लॉन मालिकों सहित विवाह समारोह जैसे आयोजनों पर आश्रित रहने वाले तमाम व्यवसायी खाली हाथ बैठे हुए हैं और सरकार से कम 500 लोगों की उपस्थिति में विवाह समारोह आयोजित करने को लेकर अनुमति दिए जाने की मांग कर रहे हैं। अतः सरकार इन सभी व्यवसायियों के मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे और उन्हें राहत देने हेतु आवश्यक कदम उठाए। संभाग के शिक्षक विधायक श्रीकांत देशपांडे ने कक्षा 10वीं व 12वीं के खिलाड़ी विद्यार्थियों को क्रीड़ा गुण दिए जाने की मांग राज्य की शालेय शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ से की है, जिस पर शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने उन्हें आश्वासन दिया है कि कक्षा 10वीं व 12वीं के खिलाड़ी विद्यार्थियों को क्रीड़ा गुण दिए जाएंगे। बता दें कि राज्य के शालेय खिलाड़ियों को राज्य स्तर, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में शामिल होने तथा पदक जीतने पर बोर्ड की परीक्षाओं में सहूलियत के अंक देने की सुविधा है, किंतु जारी वर्ष में मार्च से जुलाई 2020 के दौरान कोरोना का संक्रमण रहने के चलते कई शालेय खिलाड़ी रेड जोन में अटक गए थे और यातायात की सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में वे बाहर जाकर अपने अधिकार के सहूलियत वाले अंकों का प्रस्ताव दाखिल नहीं कर सके। अतः इन सभी विद्यार्थियों को क्रीड़ा संबंधी गुण दिए जाना आवश्यक है। इस आशय की मांग श्रीकांत देशपांडे द्वारा शालेय शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ से की गई थी। स्थानीय विश्राम गृह में स्वाभिमानी किसान संगठन के नेता रविकांत तुपकर की मौजूदगी में एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। पत्रकार परिषद में स्वाभिमानी किसान संगठन के नेता रविकांत तुपकर ने किसानों से संबंधित कई मामलों को उठाते हुए कहा कि अमरावती, बुल्ढाना, वाशिम व अकोला जिले में वापसी की बारिश की वजह से किसानों के खेतों में फसलों का काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन प्रशासन की ओर से किसानों की कोई मदद नहीं की गई। यद्यपि इस समय सरकार ने अतिवृष्टि प्रभावित किसानों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया है, लेकिन इससे अतिवृष्टि प्रभावित किसानों की फसलों के नुकसान को भरकर नहीं निकाला जा सकता। अतः सभी किसानों को प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपये आर्थिक मुआवजा दिया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो आने वाले दिनों में किसानों की आत्महत्या का प्रमाण बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अमरावती जिल्ह्यामध्ये एकरी सोयाबीन
2 पोते, कुठे कुठे 3, कुठे कुठे 1 पोतं अशा पद्धतीनं सोयाबीन निघालेलं आहे. कपाशीचं सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये उत्पादनामध्ये घट झालेली आहे. यावर्षी उत्पादन खर्च पहिली पेरणी, दुसरी पेरणी, कुठे कुठे तिसरी पेरणी म्हणजे तिबार पेरणी सुद्धा आम्हाला करावी लागलेली आहे. आता दिवाळी येऊन ठेपलेली आहे. दसरा सण आमचा तसाच गेला. लेकरा बाळांना आम्ही कपडे सुद्धा घेऊ शकले नाही, शेतकरी आमचा बाप. म्हणून ऐन दिवाळीचे दिवस आता आलेले आहेत. आणि जर का मदत झाली नाही या काळामध्ये तर मोठ्या प्रमाणामध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढण्याची शक्यता आहे, किंबहुना त्या होत आहे. जिले में गुरुवार 29 अक्टूबर को कोरोना के 70 नए संक्रमित मरीज पाए गए. इसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 16,200 पर जा पहुंची. गुरुवार को RT-PCR टेस्ट में 43 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 27 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई. साथ ही बीते 24 घंटों के दौरान 2 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई. जिले में अब तक कुल 364 लोग कोरोना संक्रमण की वजह से दम तोड़ चुके हैं. जिला शल्य चिकित्सक कार्यालय द्वारा दी गई रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए लोगों में 3 अल्पवयीन बच्चों सहित 41 पुरुषों व 26 महिलाओं का समावेश रहा. साथ ही इन 70 लोगों में अमरावती शहर के 31 व ग्रामीण इलाकों के 39 लोग शामिल हैं, जिसमें सर्वाधिक मरीज धामनगांव रेलवे व वरुड़ क्षेत्र से पाए गए हैं. वहीं दूसरी ओर बीते 24 घंटों के दौरान 89 मरीजों को कोविड मुक्त घोषित करते हुए कोविड अस्पतालों से डिस्चार्ज दिया गया. इस समय तक जिले में कुल 15,081 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं और इस समय 376 एक्टिव पॉजिटिव मरीजों का कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है. साथ ही मनपा क्षेत्र में 189 व ग्रामीण क्षेत्रों में 190 असिम्टोमेटिक मरीजों को होम आइसोलेशन के तहत उनके घर पर रखकर इलाज किया जा रहा है. विगत 31 दिसंबर 2019 को तड़के 4:30 बजे पेट्रोल छिड़ककर बाईपास रोड स्थित होटल लॉर्ड्स को जला देने के मामले में धरे गए किशोर सरदार नामक आरोपी की PCR अवधि गुरुवार 29 अक्टूबर को खत्म हुई, जिसके बाद पुलिस ने उसे स्थानीय प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी के सामने पेश किया, जहां से अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत के तहत सेंट्रल जेल रवाना करने का आदेश दिया. राजापेट पुलिस ने आरोपी किशोर सरदार से पूछताछ बाकी रहने के चलते अदालत से उसके PCR की अवधि को बढ़ाने की मांग की थी, किंतु अदालत ने इस अपील को ठुकराते हुए किशोर सरदार को न्यायिक हिरासत के तहत सेंट्रल जेल रवाना किया. ऐसे में अब शनिवार 31 अक्टूबर को राजापेट पुलिस द्वारा निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सेशंस कोर्ट में रिवीजन पिटीशन दायर करते हुए किशोर सरदार के PCR की मांग की जा सकती है, ऐसा सूत्रों का कहना है. इस मामले में अब तक कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पिंट्या उर्फ प्रवीण भीमराव बंसोड़ नामक चौथे आरोपी की सरगर्मी से तलाश की जा रही है. पता चला है कि पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए पिंट्या बंसोड़ ने गुरुवार की सुबह ही अपने वकील के मार्फत मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में अग्रिम जमानत हेतु याचिका लगाई है. कुछ दिन पूर्व ही फूड एंड ड्रग विभाग की ओर से सभी मिठाई विक्रेताओं को खुले में बिकने वाली मिठाइयों पर भी एक्सपायरी डेट डालने की सूचना दी गई थी. इस समय त्योहारों की वजह से बाजार में मिठाई खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है, किंतु अधिकांश मिठाई विक्रेता अपने द्वारा बनाई जाने वाली मिठाइयों पर बेस्ट बिफोर लिखना भूल गए हैं, जो नागरिकों के स्वास्थ्य के लिहाज से खतरनाक है. ऐसे में परतवाड़ा शहरवासियों द्वारा फूड एंड ड्रग विभाग से मांग की जा रही है कि ऐसे मिठाई विक्रेताओं के खिलाफ अभियान चलाया जाए. गत रोज एक महिला की मांत्रिक पूजा कराने के नाम पर उसके साथ अश्लील छेड़छाड़ किए जाने के मामले में धरे गए मांत्रिक राजू गणेश गुर्दे और महिला के पति को अदालत में पेश किए जाने पर अदालत ने इन दोनों को 31 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने के आदेश दिए हैं. पुलिस को उम्मीद है कि इस मांत्रिक ने इससे पहले भी शहर में और भी कई जगह पर इसी तरह की मांत्रिक क्रियाएं की होंगी और कई लोगों को झांसा देते हुए अंधश्रद्धा का शिकार बनाया होगा. पुलिस इस मामले में आवश्यक तहकीकात कर रही है. नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र के फैज कॉलोनी यस्मिन नगर में रहने वाली एक महिला के घर मोटरसाइकिल से एक अज्ञात व्यक्ति आया और उसने अपने आप को मनपा का कर्मचारी बताते हुए महिला से कहा कि उनका घरकुल मंजूर हो गया है, जिसके लिए उन्हें 10,000 रुपये भरने होंगे. महिला द्वारा घर में रुपए न होने की बात कह जाने पर आरोपी ने उससे गहने मांगे. इस महिला ने अपने घर में से 10 ग्राम सोने का मंगलसूत्र, 10 ग्राम सोने का हार, 30 ग्राम कान की बाली, ऐसे कुल 23 ग्राम सोने के गहने इस आरोपी को दे दिए. इसके बाद ये आरोपी महिला के घर से फरार हो गया. बाद में अपने साथ हुई धोखाधड़ी समझ में आने पर इस महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शहर के व्यापारियों को अपने आप को सरकारी ठेकेदार बताते हुए लाखों रुपए की सामग्री खरीदने के बाद नकली चेक थमाकर चूना लगाने वाले बुल्ढाना निवासी अब्दुल सादिक, अब्दुल खालिद देशमुख व परवेज रऊफ देशमुख नामक 2 आरोपियों को राजापेट पुलिस ने नागपुर के जेल से प्रोड्यूस वारंट पर गिरफ्तार कर अमरावती लाया है. पश्चात उन्हें यहां की अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को 4 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने के आदेश दिए हैं. परतवाड़ा से अमरावती की ओर जा रही एक ST बस का स्टीयरिंग अचानक लॉक हो जाने के कारण यह बस भूगांव के पास रास्ते के किनारे एक पेड़ से जा भिड़ी. इस सड़क दुर्घटना में करीब 12 यात्री घायल हो गए हैं. साथ ही बस का भी काफ़ी नुकसान हुआ है. यह हादसा गुरुवार की दोपहर 2 बजे के आसपास घटित हुआ. सभी घायल यात्रियों पर अचलपुर उपजिला अस्पताल में इलाज जारी है. राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के भूतेश्वर चौक पर कुछ दिनों पूर्व पुलिस पटेल के बेटे विनय सोलंके
कि मोटरसाइकिल रोककर 3 आरोपियों ने उसकी बेदम पिटाई करते हुए उससे मोबाइल समेत 4,400 रुपये लूट लिए थे। इस मामले में पुलिस ने इससे पहले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। वहीं अब इस मामले के मुख्य आरोपी खंडू किशन यादव को भी गिरफ्तार करने में पुलिस की आज सफलता लगी है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।